हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे 11 दिसंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट का पेपर। अगर इससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषा। देखिए दोस्तों, 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान निर्माण हुआ था तब भारत में 14 भाषाएं को मान्यता दी गई थी। इसके बाद हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें सीधी भाषा को जोड़ी गया जो कि 15 भाषा हो गई। इसके बाद हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992 जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ी गया जिससे भाषा की संख्या हो गई 18। इसके बाद हुआ था 92वें संविधान संशोधन 2003 जिसमें डोंगरी, बोडो, मैथिली तथा संताली इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया जिससे भाषा की संख्या हो गई 22। तो अभी जो वर्तमान में है वो 22 भाषाओं को संविधान ने मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है इसने संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर यानी कि व्यंजन गुच्छ। अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो 2 या 3 व्यंजन लगातार आपस में मिलते हैं तो उसे संयुक्त अक्षर या फिर व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे हो गया संपदा, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो म और प दोनों ही व्यंजन आपस में आएंगे तो उसे संयुक्त अक्षर या फिर व्यंजन गुच्छ कहते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जब दो समान व्यंजन मिलते हैं तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे हो गया दिल्ली, इसमें ल और ल दोनों ही व्यंजन है और दोनों ही समान है तो यह हो गया द्वितीय व्यंजन। तो यही अपना सही आंसर हो गया। इसने प्रश्न में यही पूछा है, दो समान व्यंजन आपस में मिलते हो तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने व्यंजन। व्यंजन तो आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में शुद्ध व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है 33, उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4, क्षर क्षत्री का, त्रिशूल का, ज्ञानी का और श्र यानी कि श्री वाला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दो पदों के बीच में उचित विराम देना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है इसने अनुतान। अनुतान का मतलब होता है बोलते समय वाक्यों में जो सुर के उतार चढ़ाव आते हैं उससे वह भिन्न भिन्न अर्थ दे देते हैं। जैसे हो गया यह बहुत अच्छी तस्वीर है। ठीक है, अगर इसके पीछे पूर्ण विराम लगाएंगे तो यह एक सरल वाक्य बन जाएगा और अगर इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे तो यह एक प्रश्नवाचक जो वाक्य है वो बन जाएगा। ठीक है, उसे अनुतान कहते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने संगम। संगम का मतलब होता है कि दो पदों के बीच में उचित विराम देना, उसे संगम कहलाता है। जैसे हो गया मरुस्थल का मैदान जल सा दिखाई देता है, इसमें जो है जल और सा के बीच में एक थोड़ा सा विराम है, उसे संगम कहते हैं। ठीक है, तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने बलाघात, यानी कि बोलते समय वाक्य, शब्द, अक्षर के एक अंश पर बल देने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसे बलाघात कहते हैं। जैसे हो गया पकड़ो मत जाने दो और एक होता है पकड़ो मत जाने दो। ठीक है, दोनों ही अपने अपने अलग अलग अर्थ निकालते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन देख रखा है इसने विराम। विराम का मतलब होता है कि ठहरा। इसका प्रयोग जो होता है वो वाक्य में चिन्हों द्वारा किया जाता है। जैसे हो गया अल्प विराम, पूर्ण विराम। ठीक है, इन चिन्हों से विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य को ऊपर उठाती है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मात्र। अगर इसको अपन लगाएंगे इसमें तो शिक्षा मात्र मनुष्य को ऊपर उठाती। बाकी जो ऑप्शन दे रखा है इसने बी, सी, डी तीनों ही इसमें संगत नहीं आते हैं, ये तीनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न है, यदि अ या आ के आगे ई या ई आ जाए तो दोनों के मिलने से क्या बनता है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। गुण स्वर संधि का नियम होता है कि अ या फिर आ हो और अगर उसके आगे ई या फिर ई आ जाए तो वो बन जाता है एड़ी में। ठीक है, जैसे हो गया महाधन इंद्र, इसमें हो गया आगे आ और पीछे आ गया ई तो ये बन जाएगा महेंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न, बिजली का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है?
तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रखा है इसने प्रकंपन। प्रकंपन का मतलब होता है हवा, समीर, वायु। ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने आशुग। आशुग का मतलब होता है तीर, बाण। ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने शफरी। शफरी का मतलब होता है मछली, मीन। ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने चंचला। चंचला का मतलब होता है बिजली, घनप्रिया। ठीक है। तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, बीता हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? पहले ऑप्शन दे रखा है इसने अतीत। ठीक है। तो अतीत का मतलब होता है बीता हुआ, तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अतीक। अतीक का मतलब जो होता है वो होता है प्राचीन या फिर पुराना। ठीक है। ये जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, तो इसका अर्थ प्राचीन और पुराना होता है। ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अजीज। अजीज का मतलब होता है प्रिय। ठीक है, उसको अजीज बोलते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अमित। अमित का मतलब होता है बेहद या फिर अत्यधिक, उसको अमित बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, पावन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है। अयादी स्वर संधि का जो नियम होता है वो होता है कि ओ अगर उसके बाद असमान स्वर हो तो वो बन जाता है अव में, और अगर इधर औरत हो तो उसके बाद असमान स्वर हो तो वो बन जाता है आव में। तो ये बन गया अपना पावन। तो इस हिसाब से अपना जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इधर है औरत और आगे है असमान स्वर अ है, और इन दोनों के मिलाप से बन गया आव, यानी कि आ की ध्वनि देखने को मिलती है, तो उस हिसाब से पाव व बन गया और नल हो गया, यानी कि पावन हो गया। अगला प्रश्न, चोर का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रखा है इसने सागू। सागू नाम का कोई शब्द नहीं होता, ये तो गलत है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अचोर। अचोर नाम का भी कोई प्रॉपर शब्द नहीं होता, इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता, ये असंगत है। ठीक है, तो ये भी गलत है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने साधु। तो देखिए दोस्तों, चोर का जो विलोम होता है वो होता है साधु, तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन दे रखा है आचोर। आचोर का भी कोई मतलब नहीं होता, ये भी असंगत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अध उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रखा है इसने अर्ध। अर्ध का मतलब होता है कि आधा। ठीक है, उसे अर्ध कहते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अध जला। अध जला का जो मतलब होता है आधा जला हुआ। ठीक है। और अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो भी ये अध प्लस जला बनेगा, यानी कि दोनों प्रॉपर शब्द हैं और दोनों के ही मतलब होते हैं, यानी कि इसमें अध जो है उपसर्ग लगा हुआ है, तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का मतलब होता है पत्नी। ये अपने आप में एक प्रॉपर शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अर्घ। अर्घ का मतलब जो होता है वो होता है कि पूजन के लिए दिया गया दूध जल, उसे अर्घ कहते हैं। ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर शब्द है, इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, रुपया पैसा शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? पहला ऑप्शन दे रखा है इसने द्वंद्व समास। देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास में हमेशा योजक चिन्हों का प्रयोग होता है और उसके दोनों ही पद प्रधान होता है, तो वो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। ठीक है। तो अगर अपन प्रश्न में देखें तो उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग भी किया गया है और दोनों ही पद प्रधान है, यानी कि यही अपना सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कारक शब्द होते हैं है जिसका, है जिसकी, ये हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हो गया पंचशर, पांच है शर जिसके। ठीक है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने द्विगु समास। द्विगु समास में हमेशा आपको संख्यावाची शब्द देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे हो गया पंचतत्व, पांच तत्वों का समूह, उसे पंचतत्व कहते हैं। ठीक है। तो ये द्विगु समास का उदाहरण हो गया। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो कारक शब्द होते हैं वो होते हैं जो, के समान, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। जैसे हो गया महान है जो राजा, महाराजा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है मक्खियां मारना। मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा होता है? ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मुहावरा वे वाक्यांश होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ दे देते हैं। ठीक है। और साथ ही ये भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने का काम भी करते हैं, उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है। मुहावरे का एक सटीक डायरेक्ट उसका मतलब होता है
यानी इसने पूछा है मक्खियाँ मारना, तो उसका जो मतलब होता है वो होता है, उसका मुहावरे का अर्थ बेकार बैठे रहना। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भगानी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, भगानी जो है वो अशुद्ध लिखा हुआ है, अपने को देखना है कि उसका शुद्ध रूप कौन सा है। तो अगर अपन देखें ऑप्शन नंबर डी भगिनी, तो ये एक शुद्ध रूप है, इसका अर्थ होता है बहन। ठीक है, भगिनी का अर्थ होता है बहन, यही अपना सही आंसर बन जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों ही असंगत है, यानी कि तीनों ही अशुद्ध रूप से लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। शब्द दिया है इसने अग्रज, अग्रज का इसने विलोम पूछा है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन दे रखा है इसने अनुज, अनुज जो है वो अग्रज का विलोम है, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने बहुज्ञ, बहुज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है अल्पज्ञ। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अवज्ञा, अवज्ञा का जो विलोम होता है वो होता है अनुपालन या फिर आज्ञा पालन। ठीक है, अवज्ञा होता है कि पालन नहीं करना उसके आज्ञा का, और उसका जो विलोम होता है वो होता है अनुपालन। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने विनीत, विनीत का जो विलोम होता है वो होता है अशिष्ट या फिर बदतमीज। अगला प्रश्न, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है वो है वीर रस। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह, और अगर अपन कविता पढ़ेंगे तो अपने को उत्साह की अनुभूति होगी, तो इस हिसाब से अपना सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी वीर रस। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इसने भक्ति रस, तो भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है भक्ति। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने हास्य रस, तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हास। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। अगला प्रश्न, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, में कौन सा अलंकार है? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है वो उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी। उपमा अलंकार यानी कि जहाँ किसी वस्तु या प्राणी की तुलना उसके रूप गुण कार्य आदि में समानता के कारण की जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमा अलंकार को जो है वो अलंकारों का सिरमौर भी कहते हैं। अब देखिए, कविता में जो है वो इसमें तुलना की गई है। ठीक है, इसमें सागर सा गंभीर हृदय हो, ठीक है, तो इसमें सागर से तुलना की गई है हृदय। ठीक है, इसके बाद गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, मतलब इसमें तुलना की गई है पर्वत से, यानी कि इसमें हमेशा तुलना की गई है, तो ये चला जाएगा उपमा अलंकार में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अपना सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक। पहला जो ऐतिहासिक है उसमें जो है वो एड़ी है, बाकी अगला जो है उसमें है एनक, तो जो एनक वाला होता है वही शुद्ध रूप होता है। ठीक है, ये जो एड़ी होती है वो नहीं होती, ये गलत होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना। बाकी आपको पता है कि ई तो आएगा नहीं। ठीक है, ये तो सी और डी तो दोनों ही गलत है, तो अपना सही बनेगा ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक। अगला प्रश्न, मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रखा है इसने मालवी, तो मालवी जो है वो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा व राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, यह उज्जैन के आसपास वाले क्षेत्र जैसे हो गया रतलाम, मंदसौर, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, इधर चले तो बैतूल, गुना, नीमच, और राजस्थान का एक चित्तौड़गढ़ जिला भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उसमें मालवी बोली जाती है, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने निमाड़ी, निमाड़ी देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो वो पश्चिमी भाग में अधिकतर बोली जाती है। ठीक है, इसमें दो मुख्य जिले हैं खंडवा और खरगोन, इसके अलावा धार, इंदौर, देवास, इसमें भी निमाड़ी देखने को मिलती है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने बघेली, बघेली जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र जैसे हो गया रीवा के आसपास वाला क्षेत्र, इसमें बोली जाती है। इसके आसपास सतना, शहडोल, सीधी, इन जिलों में भी बघेली बोली जाती है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने बुंदेली, बुंदेली ये भी मध्य प्रदेश के पूर्व में बोली जाती हैं। ये जो है छतरपुर के आसपास वाले क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र को भी में भी ये बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में झांसी का जो जिला लगता है उसमें ये बोली जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सागर, सिवनी, ओरछा,
इन जिलों में ये मुख्य रूप से बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्दों का सही जोड़ा है। तो देखिए दोस्तों, अनेकार्थी शब्द यानी ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब ऑप्शन पर चलते हैं। पहले ऑप्शन दे रखा है इसने सूर्य चंद्रमा। तो देखिए दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अलग अलग अपने अर्थ देते हैं, तो ये गलत हो गया। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने तरणी और तरणी। पहला जो तरणी उसका मतलब होता है सूर्य, और जो अगला तरणी दे रखा है उसका मतलब होता है नाम। ये दोनों ही अपने अपने अलग अर्थ हैं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने आकाश और अंबर। तो देखिए, आकाश का भी मतलब वही होता है और अंबर का भी मतलब वही होता है, तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा। अनेकार्थी शब्दों में हमेशा दोनों ही शब्द एक से अर्थ निकलते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने प्रणाम और प्रमाण। पहला जो प्रणाम दे रखा है उसका मतलब होता है नमस्कार करना, और अगला जो ऑप्शन दे रखा है इसने प्रमाण, प्रमाण का मतलब होता है सबूत। ठीक है, अगला प्रश्न, पाप पुण्य निम्न में से किस समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने द्विगु समास। द्विगु समास जो है आपको पता है कि संख्यावाची शब्द जैसे हो गया पंचतत्व। ठीक है, अब अगला ऑप्शन दे रखा है इसने कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आपको पता है कि महान है जो राजा जैसे होते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है इसने द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में योजक चिन्हों और दोनों पद प्रधान होते हैं, आपको पता है, तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपको पता है कि कारक शब्द में, पर, काकी के जैसे शब्द आते हैं, जैसे हो गया शरण को आगत, शरणागत। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।